तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव केमिस्ट्री सेशन। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर, कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर इन वन वीडियो। तो आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट। अगर आपने डेफिनेशन में होमोजेनियस वर्ड यूज नहीं किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो चीज कम अमाउंट में होती है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होती है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जिस चीज को आप डिजोल्व करते हो वो सोल्यूट होता है, जिसके अंदर आप डिजोल्व करते हो वो आपका सॉल्वेंट होता है। हमारे पास सॉल्यूशन की काफी सारी टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। ये आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या रहेगा, आपका सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा। तो हमने इसके तीन तीन एग्जांपल करने हैं। सबसे पहले हमने लिया है गैस इन सॉलिड, दैट इज द हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब ऑन मेटल पैलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड, सोडियम एमलगम। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल आपका रहेगा एलॉय। Then come to the liquid solution. Liquid solution, gas in liquid, carbon dioxide in water. Liquid in liquid, ethanol in water. Solid in liquid, that is a sugar in water. Then comes to the gaseous solution, gas in gas, air. Liquid in gas, humidity, that is the water vapor in air. Solid in gas, that is the dust particles in air. So इसको हम smoke बोलते हैं. So these are the three types of solution depending upon the solvent. In one state, first टाइप में आपने सॉलिड को एज ए सॉल्वेंट लिया है, सेकंड में आपने लिक्विड को एज ए सॉल्वेंट लिया है और थर्ड में आपने गैस को एज ए सॉल्वेंट लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ये आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। योर कंप्लीट एनसीईआरटी इज कवर्ड। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास एनसीईआरटी में बहुत सारे मेथड दिए हैं कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें वो सारे करने हैं बिकॉज इसका आपका न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में भी आता है और वैसे भी आएगा और ये नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट मेथड है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे निकालनी है, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देन कम्स टू द मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल एम होता है। इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये मिलीलीटर में होता है मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर आपको न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका सिंबल कैपिटल एम होता है। यूनिट्स इसकी मोल पर लीटर होती हैं एंड जो मोलैरिटी है इट वेरीज विद टेम्परेचर, ये इसका ड्रॉबैक आप कह सकते हो। देन कम्स टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल एम होता है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये डिफरेंस है मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में और ये एडवांटेज कह सकते हो। मोलैलिटी का एडवांटेज क्या है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और इसकी यूनिट्स है मोल पर किलोग्राम। नेक्स्ट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, मेरे पास दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, तो उसका मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स होता है। अगर आपने एक्स ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपने निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने ऊपर रखने हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन जो है बाइनरी कंपोनेंट एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आउट ऑफ दीज फोर कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, इट इज मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सेकंड जो इसमें से आपका क्वेश्चन आता है कि अगर आपने सोल्यूशन बनाना है तो आप मोलैलिटी और मोलैलिटी में से किसको प्रेफर करोगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मोलैलिटी। रीजन क्या देना है आपने, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आपकी कंसंट्रेशन से मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल 100% आना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो एनसीईआरटी का है दैट इज द सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो दो तरह आपकी सिलेबस में है। फर्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या आता है, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने किसी सब्सटेंस के अंदर कोई चीज डिसॉल्व करनी है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। और जब आप एक सब्सटेंस के अंदर कोई चीज डिसॉल्व करते हो, वो चीज डिसॉल्व हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन दैट इज टू डिसॉल्व a substance in water,
उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। बच्चों को ये टर्म पता नहीं होती है, किसी भी चीज को आपने पानी में डिसॉल्व किया है तो वो घुल गई है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आप एक सॉल्वेंट के अंदर, आपने वाटर के अंदर शुगर डाला है, आप शुगर डालते जा रहे हो, क्या सारी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी? आंसर इज नो। हर एक चीज की एक कैपेसिटी है, तो जब आप उसके बियॉन्ड कोई चीज डाल देते हो तो वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। तो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। हाँ, अगर आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ कैन यू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? बाय हीटिंग। अगर आप हीट करते हो, आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हो। ये आपके एमसीक्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय हीटिंग यू कैन कन्वर्ट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट, पोलर डिसॉल्व पोलर। अगर आप एक पोलर चीज को नॉन पोलर चीज के अंदर डिसॉल्व करोगे, अगर आप शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो हो जाएगा। अगर आप उसको ऑयल में डिसॉल्व करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो पोलर dissolves polar. So first factor is nature of solute, second is nature of solvent, third is temperature, next is pressure. टेम्परेचर का मार्क्ड इफेक्ट है, हमने ये देख लिया है। क्या प्रेशर का सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पे कोई असर है? आंसर रहेगा नो, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। बिकॉज क्यों? बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अब कोई चीज जो है वो सॉलिड के साथ रिलेटेड ही नहीं है तो उसके ऊपर सॉलिड का प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वी डिस्कस गैस इन लिक्विड्स। अगर आप सॉल्युबिलिटी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड्स के अंदर डिस्कस करते हो तो हमें क्या याद रखना है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, अगर किसी गैस का आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो और अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द solubility decreases and for endothermic reactions solubility increases। ठीक है, अब इसमें भी हम फैक्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। कौन कौन सी गैसेस जो हमारी सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, वो गैसेस की नेचर और सॉल्वेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। इसमें आपने क्या दिखाना है, जो गैसेस वाटर के साथ केमिकली रिएक्शन कर देती हैं, दीज आर वेरी वेरी सॉल्युबल। द गैसेस which react chemically with water are soluble, chemically with water are more soluble as compared to, these are more soluble as compared to other gases, for example oxygen, nitrogen and carbon dioxide। सेकेंड हमारा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर आप गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, द डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ गैसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस ऑफ गैसेस इज एक्सोथर्मिक। तो मैंने अभी ऊपर क्या आपको बताया है, इज एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आता है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर एज कंपेयर टू समर। विंटर में लेक्स जो है वो फ्रीज हो जाती है, लेकिन हमारी एक्वेटिक स्पीशीज फुल एंजॉय करती हैं, लेकिन समर में मर जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि समर में टेम्परेचर हाई हो गया, बहुत ज्यादा हाई होने से क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो एक्वेटिक स्पीशीज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली दे विल डाई।
सो यहाँ से इसका ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है दैट इज द प्रेशर। क्या प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे कोई असर है? यस, प्रेशर हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्यों? बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो प्रेशर का बहुत ज्यादा इसके ऊपर असर है और इसी फैक्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ अराइज हुआ है दैट इज हेनरीज लॉ। सो अभी हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ, जिससे रिलेटेड आपको 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरीज की 2 डेफिनेशंस हैं और इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारी एनसीईआरटी का है। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटली covering your NCERT syllabus. So next topic is what is Henry's law and its application. अब हेनरी लॉ की डेफिनेशन, जब भी आपको कोई लॉ आता है और उसी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने एग्जैक्ट वही डेफिनेशन देनी है जो आपको बुक में दे रखी है, आपने डेफिनेशन चेंज नहीं करनी। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द मास ऑफ गैस dissolved per unit volume of solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas. Mass of gas is directly proportional to the pressure of gas. जब हम मास की बात करते हैं तो इट इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। तो आप ये मोल फ्रैक्शन जो है इट इज इक्विवेलेंट, जब भी न्यूमेरिकल में कहीं सॉल्युबिलिटी का मेंशन किया हो इट मींस हम उसको मोल फ्रैक्शन की जगह पुट कर सकते हैं वो वैल्यू। तो मोल फ्रैक्शन जो है इट इज इक्विवेलेंट टू, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, इक्विवेलेंट टू द solubility. So we can write x is directly proportional to p. So x is equal to k dash p और you can write p is equal to 1 upon k dash और ये जो आपका 1 upon k dash है it is equal to kh जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन गया? p is equal to kh x। क्लियर? अब ये हेनरी कांस्टेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं? हेनरी कांस्टेंट हमें क्या बताता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ KH। ये क्या बताता है? हायर द, इससे रिलेटेड आपको एक एमसीक्यू आना ही आना है, 100% आना है बोर्ड्स में आपका। तो इसी फर्स्ट आपकी पॉइंट से रिलेटेड, हायर जितनी ज्यादा KH की वैल्यू ज्यादा होगी, हायर द KH लोअर विल बी द solubility of gas. Higher the KH, lower will be the solubility of gas. Second point, value of KH increases with temperature. Limitations क्या है हेनरीज लॉ की? ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। लिमिटेशन क्या है? हेनरी लॉ कब वैलिड होता है? हेनरी लॉ इज वैलिड if temperature is not too low, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर लो होना चाहिए। थर्ड, गैस शुड नॉट हाईली सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्थ, गैस should not chemically react with water, should not chemically react with water। अगर ये सारी चीजें काम करती हैं तो हमारा हेनरी लॉ भी काम करता है। अब हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस, फर्स्ट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो हमारी गैस होती है वो कैसे फिल होती है? प्रेशर से अप्लाई करते हैं ना, इसलिए जब आप उसको खोलते हो एकदम से सील खोली तो बहुत ज्यादा झाग बाहर आती है। वो क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से गैस को अंदर डाला हुआ है। तो जैसे आपने उसकी लिड खोली है तो उसका जो प्रेशर है वो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होता है। जब तक वो इक्वल नहीं होएगा वो गैस जो है वो बाहर आती जाएगी
अल्टीमेटली अपने आप ही वो जब इक्वल हो जाता है तो गैस निकलनी बंद हो जाती है। तो फर्स्ट है हमारा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सेकंड स्कूबा डाइविंग, उसमें भी हमारा हेनरी लव बहुत रोल प्ले करता है। स्कूबा डाइविंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है हमारा एनोक्सिया। तो ये हमारी एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ से रिलेटेड। तो कंप्लीट आपका 3 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी में है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? एक लिक्विड प्रेशर कब एग्जर्ट करता है? सपोज आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, आपने उसके अंदर वेपर्स, आपने उसके अंदर लिक्विड लिया है। अब लिक्विड है तो उसके वेपर्स बनेंगे। जो वेपर्स हैं ऊपर बनते जा रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितने वेपर्स नीचे हैं उतने ही ऊपर है, तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, बहुत ज्यादा वेपर्स ऊपर एक्यूमुलेट हो गए हैं। अब वो वेपर्स क्या करेंगे? लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हमने दो तरह से स्टडी करना है, वोलेटाइल के लिए भी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमारा टॉपिक है। इसी से रिलेटेड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पर, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ जो है, दो उसने लॉ दिए थे। फर्स्ट फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, सेकंड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमने दोनों की ही डेफिनेशन और एक्सप्रेशन लर्न करने हैं, फॉर वोलेटाइल एज वेल एज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट की, ठीक है। तो रॉल्स लॉ जो है, वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? जिनका वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या ना, जो वेपर प्रेशर नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वोलेटाइल फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। सपोज आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए एंड बी। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर आपके ए और बी दो हैं तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स है, पी बी नॉट XB. Total vapor pressure is sum up of partial vapor pressure of A as well as B. ये हमारा volatile solute के लिए आ गया। Now for non volatile solute. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है? अब ये तो वेपर्स देते नहीं है, तो सोल्यूट की कंट्रीब्यूशन जीरो होगी। जब टोटल वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन का कैलकुलेट करोगे तो उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, वो सिर्फ सॉल्वेंट की कंट्रीब्यूशन रहेगी उसमें। तो इस केस में हमारा रॉल्स लॉ क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन सॉल्वेंट जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो रोल प्ले कर ही नहीं रहा, तो मेन कंट्रीब्यूशन किसकी है? सॉल्वेंट की है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? यही बोला है इसने, the total vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of your solvent. Clear? और P जो है वो किसके बराबर है? हमने अभी वोलेटाइल में किया है पी ए नॉट एक्स ए, इसी को हम रीअरेंज करते हैं, P अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। दोनों साइड्स को हम वन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट इज वन माइनस पी अपॉन पी ए नॉट, वन माइनस एक्स ए। तो ये आपका क्या आ जाता है? पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये जो पूरी की पूरी चीज है आपकी लेफ्ट साइड पे, दिस इज कॉल्ड relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. So यहां से हमारा क्या आ गया है? relative lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. तो ये आपके रोल्स लॉ, इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपने ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं। नाउ व्हाट इज हमने रोल्स भी कर लिया है, हमने हेनरीज भी कर लिया है। तो रोल्ट और हेनरी के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, मैं आपको यहीं पर बताती हूँ। सिमिलैरिटीज भी डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंसेस भी। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन रोल्ट्स एंड हेनरीज लॉ? दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज। तो सबसे पहले अगर हमने सिमिलैरिटी की बात करी है कि बोथ जो है, बोथ एप्लीकेबल टू
volatile applicable to volatile component in solution। ये इसकी सिमिलैरिटी हो गई। और सेकंड सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के अंदर जो वेपर प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये दोनों की सिमिलैरिटी है। नॉट डिफरेंसेस, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, रॉड्स के अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, पी ए नॉट। रॉड्स के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, पी ए नॉट। और हेनरीज के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, के एच। दिस इज द डिफरेंस। सो सिमिलैरिटी, डिफरेंस एंड कंप्लीट रोल्स लॉ। सो इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। असर्शन, रीजंस, एमसीक्यूज, किसी न किसी में 7 मार्क्स का हमारा सॉल्यूशन है, तो 1 नंबर इसमें से हमारा पक्का है। कुछ नहीं तो बोर्ड वाले हमारे जो है एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं। एमसीक्यूज में एग्जाम्पल आ जाते हैं, 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं विच इज द आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं। तो लेट्स डिस्कस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर आप ये फुल वीडियो देखते हो विदाउट स्किपिंग एनीथिंग, आपका कंप्लीट एनसीईआरटी का चैप्टर यहाँ पर रिवाइज होता है। आपको कहीं भी किसी और बुक देखने की जरूरत नहीं है, इतनी क्लियरली आपको हर चीज एक्सप्लेन की गई है। सो फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन, they obey Rolle's law, obey Rolle's law at all concentration and temperature। क्लियर। अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, ये रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। इसके अंदर जो डेल्टा एच मिक्सिंग है 0 होती है, नो चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 होती है। इसके आपने जो एग्जांपल लर्न करने हैं, साइक्लो सॉरी, इसके एग्जांपल हैं एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। सेकेंड एग्जांपल आप कर सकते हो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। थर्ड आप कर सकते हो बेंजीन एंड टॉलियन। क्लियर। नेक्स्ट कम टू द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, दे डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ ओबे नहीं करते हैं तो डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जो है इनकी 0 नहीं होती है। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इनकी 2 टाइप्स होती है। कौन कौन सी 2 टाइप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, showing positive deviations, and second non-ideal solutions showing negative deviations। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डेविएशंस। सपोज आपके पास जो है बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए और बी 2 कंपोनेंट हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट है ए एंड बी। अब ए और बी की जो इंटरेक्शंस हैं दीज आर द लेस देन प्योर ए एंड प्योर बी बी। अब अगर इंटरेक्शंस लेस हैं तो क्या होगा, इंटरेक्शंस लेस हैं तो जल्दी से ये इनके वेपर्स बनेंगे, जल्दी से वेपर्स बनेंगे तो इट मींस वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएंगे। तो इस केस में क्या है, हमारा जो है पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोड एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। ये अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हम कर चुके हैं। अब क्योंकि इंटरेक्शंस वीक है तो इस केस में जो है हमारा जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग is also greater than 0।
अब इस केस में हमारे जो दो आपने एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, तो मिनिमम दो एग्जाम्पल तो आप हर एक के लर्न करिए। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। सेकेंड एग्जाम्पल आप कर सकते हो इथेनॉल एंड वाटर। अब इसके में मैंने बोला है डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, डेल्टा बी मिक्सिंग इज 0। वो कैसे? सपोज मेरे पास इसका हम रीजन भी देते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देनी है हमने क्यों डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है और क्यों डेल्टा बी मिक्सिंग 0 है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। आपके पास है इथेनॉल C2H5OH, सेकेंड इथेनॉल आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट फिर से इथेनॉल आया, एक और इथेनॉल आया, उसने भी हाइड्रोजन बनाई, फिर से इथेनॉल आया। इस तरह से बहुत सारे इथेनॉल हैं जो आपस में दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जब साइक्लोहेक्सेन आएगा तो क्या होगा? जब आपने साइक्लोहेक्सेन इसके अंदर डाला, बॉन्ड्स विल ब्रेक। जब बॉन्ड टूटे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक, जब ब्रेक होते हैं एनर्जी इज नीडेड, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एनर्जी इज नीडेड, सो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। अब क्योंकि बॉन्ड टूट गए हैं, मॉलिक्यूल जो है वो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेल्टा बी मिक्सिंग आल्सो ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट कम टू द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये आपको किसी का भी एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या था? ए बी इंटरेक्शन वीक थी। अब इसमें क्या है? ए और बी की जो आपस की इंटरेक्शन है, दीज आर द स्ट्रॉन्गर देन प्योर ए एंड बी बी। अब अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई हैं तो क्या होगा? पी ए नॉट लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, सिमिलरली पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स ए। अब अगर वेपर प्रेशर ही कम बने हैं तो ऑब्वियसली अब रीजन आप क्या देंगे इसके? हमने जो है डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग ऑल्सो लेस देन 0। इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये, सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो एसीटोन एंड एनिलिन, देन नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, वो भी है हमारा। चलिए अब डिस्कस करते हैं। मैंने एग्जाम्पल ले रही हूँ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का। ये हमारे पास है एसीटोन, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। जब आपने इसके अंदर डाल दिया क्लोरोफॉर्म तो क्या हुआ? क्लोरोफॉर्म जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, आपस में जुड़ गए। जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, वहां पर बॉन्ड टूटा था, यहां पर बॉन्ड बना है, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा एच क्या हुआ गया आपका? नेगेटिव, लेस देन 0 मीन नेगेटिव। डेल्टा वी भी क्या हो गया? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए हैं तो वॉल्यूम कम हो गया है, सो डेल्टा वी अगेन लेस देन 0। तो ये हुआ आपका टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। मिक्सचर क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक्स जो है वो क्या है? These are the solution which boil at constant temperature। इसकी बच्चे डेफिनेशन ही आती है, 1 मार्क की डेफिनेशन, और भी आइडियल और के साथ भी काफी रिलेटेड है। The solution which boil at constant temperature and undergo distillation without change in composition। ऐसे सॉल्यूशन जो एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं और डिस्टिल भी आप कर लेते हो विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस, ये याद रखना है। और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें आपको सेपरेट एग्जांपल लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जांपल लर्न करे हैं। अगर आपसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पूछा जाता है तो आप पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जांपल लिखिए।
अगर आपसे मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आप नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल लिखिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो एनसीईआरटी का है, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिनसे रिलेटेड हमें पता है कि हमारे न्यूमेरिकल्स भी आने हैं, क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो आपका 3 मार्क्स का 100% कंफर्म्ड है। जितने भी आप पीवाईक्यूज निकालते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। What are colligative properties? The properties which depends on the number of solute depends upon number of solute particles, not on the nature, not on the nature of solute particle. उनको हम colligative properties बोलते हैं। 4 colligative properties हैं। फर्स्ट है relative lowering of vapor pressure, ये हमने रोड्स में ऑलरेडी भी करी है। relative lowering of vapor pressure, तो हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सो relative lowering of vapor pressure ये हमने कहां से ली है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। रोड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, वही वाला एक्सप्रेशन आप माइंड में लेके आइए। ठीक है, ये वही से आई थी हमारी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, P इज इक्वल टू PA नॉट XA, P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XA, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, दोनों साइड को 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। ये जो चीज है पूरी की पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो ऊपर वाली चीज है PA नॉट माइनस P, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये तो हो गया रिलेटिव लोअरिंग। अब कैसे प्रूव करोगे, जस्टिफाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। XB का हम फॉर्मूला लिख देते हैं NB अपॉन Na प्लस NB, तो डायरेक्टली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मींस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने प्रूव कर दिया है कि रिलेटिव लोअरिंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट आपके इस टॉप क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट आपको आता है, हाउ विल यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दिस। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमारे इस एक्सप्रेशन से। तो चलिए यहां से हम निकालते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MB। अब क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है, हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन solute is present is very small, it can be neglected from denominator। डिनोमिनेटर से हमने इसको नेग्लेक्ट कर देना है, तो हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। ये हमारा सॉल्व करके क्या आ गया, PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ये चीज आ गई। अब हमने यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, ये MB निकालना है। तो MB इज इक्वल टू WB MA अपॉन WA इंटू ये रिलेटिव लोअरिंग वाले एक्सप्रेशन को हम नीचे ले आएंगे। तो ये रहा हमारा तीनों पार्ट्स हमारे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। सबसे पहले हमने निकाला व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग, प्रूव इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस हमने प्रूव कर दिया। थर्ड, हाउ विल यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग, हमने वो भी प्रूव कर दिया। सेकंड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, सपोज वाटर है, आपने उसको हीट किया,
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 से आपका टेम्परेचर बॉईल होना शुरू हो गया। फिर आपने अपने वाटर के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, लाइक सॉल्ट डाल दिया। आपने देखा कि सॉल्ट डालने के बाद आपका पानी बॉईल नहीं हुआ है, लेकिन आपको पानी बॉईल करना है, तो आपका पानी जो है 105 पर जाके बॉईल हो रहा है। ये जो आपने एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया अपने लिक्विड को बॉईल होने के लिए, वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। प्योर सॉल्वेंट जो है, सपोज उसका जो प्योर सॉल्वेंट का अपना एक टेम्परेचर है, लाइक वाटर 100 है। जब आपने सॉल्यूट मिक्स कर दिया नॉन वोलेटाइल, उसका टेम्परेचर बन गया 105। दिस एक्स्ट्रा टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। सपोज हमारे पास सेकेंड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। प्योर सॉल्वेंट सपोज 100 डिग्री है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, उसका है 105। सपोज ये आपका टी है, ये आपका टी डैश है। तो नाउ डेल्टा टी क्या हो गया मेरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कितना आपने ज्यादा टेम्परेचर दिया, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका मीनिंग है कि आपने कितना ज्यादा टेम्परेचर दिया। नाउ जो जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं टीबी से डिनोट करती हूँ। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलैलिटी, स्मॉल m दैट इज मोलैलिटी, molality of solution. So delta TB is equal to KBM. KB क्या है? It is the ebullioscopic constant. KB ebullioscopic constant, और इसको आप मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, यहां पर मोलैलिटी का हम कुछ करते हैं वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, साथ में क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब यहां से हमने एम बी निकालना है। सबसे पहले तो हाउ विल यू प्रूव इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, सो इट मींस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ वील कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। सो एमबी इज इक्वल टू केबी डब्ल्यूबी into 1000 upon delta TB into WA। तो यहां से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सपोज आपके पास वाटर 100 पर बॉईल हो रहा है। जब अब हम फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, आपका जो वाटर है वो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है। जब आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो, पानी जो है वो 0 डिग्री पर नहीं होता है, उसको आपको और कम टेम्परेचर करना पड़ता है ताकि वो फ्रीज हो जाए। तो जितना आपने टेम्परेचर कम किया है पानी को फ्रीज करने के लिए आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें क्या है, आपका जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट था 0। ठीक है। जब आपने उसके अंदर डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब वो क्या बन गया, सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब उसका जो TF बन गया, इट इज लेस देन 0। अब आपने कितना टेम्परेचर कम किया है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा TF। इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत से बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता। तो जैसा आपने एलिवेशन में किया था, एलिवेशन में टेम्परेचर बढ़ गया था, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर कम हो जाता है। सो TF इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KF इंटू मोलैलिटी। KF क्या है आपका, मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इन द सेम वे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, मोलैलिटी की आपने वैल्यू फिल कर दी है,
देन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB, नंबर ऑफ मोल्स हमने फिल कर दिए, इंटू 1000, और यहां से हम MB निकालेंगे, MB इज इक्वल टू KF WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, और इसका न्यूमेरिकल आपको 100% आना है। फोर्थ हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले आपको टर्म याद होनी चाहिए, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस में हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। ऑस्मोसिस जो है सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होती है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो करता है। ऑस्मोसिस क्या होती है? इट इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहां से कहां? फ्रॉम लेस concentrated solution to high concentrated solution through semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी से हमारा टर्म अराइज हुई है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। हम रोक रहे हैं ऑस्मोसिस को, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने सॉल्यूशन साइड पर जो है प्रेशर एक्सर्ट करना है ताकि ऑस्मोसिस जो है वो रुक जाए। ऑस्मोसिस की बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, प्लांट्स की लाइफ में भी और ह्यूमन बॉडी की लाइफ में भी। तो ऑस्मोसिस जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस का ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सिंबल है वो होता है पाई। हमारा जो है मेन ऑस्मोटिक प्रेशर से लिंक है, सिंबल पाई होता है। पाई इज इक्वल टू CRT, C कंसंट्रेशन है, दैट इज so concentration, that is number of moles in the given volume of solution, RT। so pi is equal to WB MB VRT। तो यहां से हम MB निकाल सकते हैं, MB is equal to WB RT upon pi into V। so these are the four colligative properties, और इन चारों colligative properties से हम molecular mass of solute कैसे निकालें वो हमने यहाँ पर अभी अभी सीखा है। So next is biological significance, काफी ज्यादा है। जो रूट्स है वो कैसे पानी एब्जॉर्ब करती हैं? थ्रू ऑस्मोसिस। रूट हेयर हैं वो पानी जो है एब्जॉर्ब करते हैं, पूरा प्लांट जो है उसके पानी एब्जॉर्ब होगा तो देन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस कैसे रोल प्ले करती है? तो 0.91% सॉल्यूशन, सेलाइन वाटर सॉल्यूशन जो है 0.91% saline solution, it is isotonic with RBC fluid। इसीलिए जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगते हैं, जो मेडिसिन हैं, पहले इस सॉल्यूशन के साथ मिक्स की जाती है, तब इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगते हैं, क्योंकि ये आरबीसी के साथ कंपैटिबल होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, two solutions having same osmotic pressure। एक हमारे पास होता है, अगर दो में से किसी का ज्यादा है, एक का ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर किसी सॉल्यूशन का कम है दो में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट इज, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास एक्वेरियम था, आपने सॉल्ट वाटर उसके अंदर डाला हुआ है और उसके अंदर फिशेज हैं, आपने क्या किया? वहां से फिश को उठाया और फ्रेश वाटर एक्वेरियम में डाल दिया। अब फिश को क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब आपने सॉल्टी वाटर से फिश को निकाला और फ्रेश वाटर में डाल दिया है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है? फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा? अब जब फ्रेश वाटर में डाल दिया तो पानी जो है वो बाहर से कहा? फिश के अंदर जाना शुरू हो जाएगा,
उसकी जो सेल मेम्ब्रेन्स है जो है वो सेल जो है वो फ्लूइड से भर जाएंगी, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी एंड अल्टीमेटली वो रप्चर हो जाएंगे एंड फिश विल डाई। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी सारे आते हैं। नेक्स्ट आता है, इसका टर्म आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। आप ऑस्मोसिस रोक नहीं रहे हो, आप ऑस्मोसिस को रिवर्स करना चाहते हो, ठीक है। तब आपने क्या करना है, प्रेशर विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से दिया, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड on the solution side is called reverse osmosis। जो सी वाटर से सॉल्ट फॉर्मेशन होती है वो इसी प्रोसेस से होती है। सो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ये हर साल ये पूछा जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, सिंबल आई होता है। वेंट हॉफ फैक्टर इज रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू लेते हो सो इट इज observed colligative property because molar mass and colligative property are inversely related. Observed colligative property upon normal colligative property। अगर आपकी I की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इट मीन्स नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सोल्यूट ना तो एसोसिएट कर रहा है और ना ही वो डिसोशिएट कर रहा है, तो आपके I की वैल्यू 1 आती है। ये आपका एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर आपकी I की वैल्यू लेस देन 1 है तो एसोसिएशन होती है, I की वैल्यू अगर 1 से लेस है तो एसोसिएशन हो जाएगी, ठीक है। अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन हो जाएगी। अब एसोसिएशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, एसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। ये सारी टिप्स हैं आपके, आपने याद रखने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अगर डिसोसिएशन हुई है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी और मोलर मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो अगर हम वेंट हॉफ फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की टर्म में लिखते हैं, बिकॉज लिखना है हमें, ये इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अगर आपने वेंट हॉफ फैक्टर को कॉलिगेटिव टर्म्स में लिखते हो तो हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग क्या बन जाएगी, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू आई एक्स बी। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बन जाएगी, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू या इज इक्वल टू आई के बी एम। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। आई की वैल्यू वेंट हॉफ फैक्टर वैल्यू या तो हमें दे रखी होती है, अगर नहीं भी दे रखी होती तो हम खुद निकालते हैं। लाइक आपके पास कोई भी सॉल्ट है केसीएल, केसीएल डिसोशिएट होगा तो क्या निकलेगा, एक के पॉजिटिव और एक सीएल नेगेटिव, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2। इस तरह से आपने आई की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज आई सी आर टी। वन मोर थिंग, आपने आई जो है इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालोगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का हमारा फॉर्मूला है जो आपको कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है, I इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। और अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। So this is all about your complete solution chapter। ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी चैप्टर अभी तक नहीं भी पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए। आप ये आपके कंप्लीट नोट्स हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।
सब्सक्राइब करोगे तो बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ योर क्लास 12 ऑन ईच फ्राइडे एंड ऑन संडे एंड इट इज कवरिंग कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस। और शॉर्ट्स में आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सारे टॉपिक्स जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं। So don't forget to subscribe if you want full marks in your chemistry. Thanks for watching my video.